Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है कि ये एक बैशिंग मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बैशिंग मेथड का मीनिंग है कि जो भी हमारे पास ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स है जो हमें डिफिकल्ट लग रही है उन्हें हम जो है कुछ ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस करके बिना ब्रेन यूज़ करें हम उन्हें बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सब बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की एक बैशिंग मेथड है। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, कोऑर्डिनेट बैश होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बैश होता है, सो उसी तरह से हमारे पास एक बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स बैश भी है। इसका यूज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ है सर्कम सर्कल जहाँ पर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर सर्कम सेंटर इन्वॉल्व हो रहा हो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ कर लेते। ट्रिग्नोमेट्रिक बैश साइड्स एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक बैश। अब इसका यूज़ है कि जब भी ट्रायंगल ज्योमेट्री आ रही हो, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंगल्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, विदाउट एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम जिसमें एंगल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे उससे हम बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी इतनी सिग्निफिकेंस होने के बाद भी कि हम किसी भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम को जो विदाउट एंगल से उसे सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सिग्निफिकेंस के बाद भी हम इसे इनमो और आईएमओ जो हायर लेवल मैथ कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन हम जो आरएमओ है, आरएमओ में इसे यूज़ नहीं कर सकते। आईएक्यूएम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं जो बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स से सॉल्व होने वाला हो, तो आईएक्यूएम में भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो जो इनमो है और आईएम है तो उसके लिए सिग्निफिकेंस है बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स का। यूज़ क्या है, ट्रायंगल ज्योमेट्री होनी चाहिए, ट्रायंगल एंगल्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। सो ये था बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखें तो उसमें हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा, मतलब कि अगर मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है उसमें हमें रेफरेंस होते हैं दो एक्सिस की हेल्प से। इन दो एक्सिस की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट x, y, तो इसके जो भी x और y कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों एक्सिस की हेल्प से डिफाइन हो गए। जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक मॉड होता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे पास ये दो एक्सिस यहाँ पर रेफरेंस था, जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है और मॉडुलस होता है। सो ये इस तरह से जैसे यहाँ पर रेफरेंस है, तो उसी तरह से हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में भी एक ना एक रेफरेंस चाहिए होगा। तो अब बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या रेफरेंस होता है, यहाँ पर रेफरेंस होता है x + y + z = 1, ये वाला प्लेन। अब ये पूरा प्लेन जो है रेफरेंस नहीं होता है। रेफरेंस कैसे होगा, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। तो अब ये जो प्लेन है इसका जितना पोर्शन फर्स्ट ऑक्टेंट में आता है उतना हमारा रेफरेंस है। मतलब कि जो हमारे पास x, y, z प्लेन है, इससे हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये ट्रायंगल फॉर्म होता है फर्स्ट ऑक्टेंट में, मतलब प्लस वाला, जहाँ पर y भी प्लस है, z भी प्लस है और x भी प्लस है। तो जो ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो यही ट्रायंगल है जो हमारा रेफरेंस बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर मैं एज्यूम कर ले तो ये x है, ये y है और ये z। सो इसके जो एंड पॉइंट्स है 0, 0, 1, 1, 0, 0 और ये 0, 1, 0। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास रेफरेंस होता है। यही ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्लेन है, मतलब कि जो मेरे पास एक्सिस है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये इक्वल स्केल के नहीं है। इक्वल स्केल का नहीं है मतलब x का स्केल अलग है, y का स्केल अलग है और z का स्केल अलग है। मतलब कि x एक्सिस में जो मेरे पास एक यूनिट है, मान लेते हैं कि x एक्सिस के जो एक यूनिट है वो p सिग्निफाई कर रहा है, और y एक्सिस का जो एक यूनिट है ये x का, ये y का, और ये मान लेते हैं q यूनिट सिग्निफाई कर रहा है, और z जो है उसका 1 यूनिट r यूनिट से सिग्निफाई कर रहे हैं। मतलब कि हर एक्सिस का जो क्या कह सकते हैं स्केल है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि
जब मैं ये लिखता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग है कि जब भी यहाँ पर मैं एक डाल दूँ तो यहाँ पर p आ जाता है। सो मैं लिख सकता हूँ पी एक्स क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू 1। रियलिटी में ये जो क्या कहते हैं इक्वेशन है, अगर मैं हर मतलब इसका दोनों सारी जो एक्सिस है उनका स्केल 1 कर दूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, तो फिर मेरे पास ये वाला प्लेन बन जाएगा। लेकिन हमने इस टाइप का एक प्लेन, इस टाइप के एक एक्सिस लिए, इस टाइप का स्केल लिए, तो उसकी वजह से ये जो प्लेन है वो इसमें आ जाता है x प्लस वाई प्लस जी। सो ये था कि जो तीनों एक्सिस हैं उनका स्केल डिफरेंट है, सेम नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं कि x का जो स्केल है, x का स्केल p है, y का स्केल q है और z का स्केल r है। या फिर यहाँ पर देखते हैं x का स्केल ऐसे देखते हैं कि s ऑफ x मतलब कि स्केल ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू p, s ऑफ y इज इक्वल टू q और s ऑफ z इज इक्वल टू r। अगर इस टाइप से मैंने स्केल एज्यूम कर लिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, अगर मैं इससे कहता हूँ कि दिस इज a b c, मैंने पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, ये वाली साइड a हो जाएगी, ये वाली साइड b हो जाएगी, ये वाली साइड c हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं कि ये मेरे पास y एक्सिस था, इसका स्केल क्या था, इसका स्केल था q, z एक्सिस का स्केल था r। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बीच का एंगल 90 डिग्री और ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर a का स्क्वायर होना चाहिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1 यूनिट दिख रहा है वो असल में स्केल की वजह से q यूनिट्स है, और यहाँ पर जो 1 यूनिट दिख रहा है वो स्केल की वजह से r यूनिट्स है। तो q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, b स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब ये 3 इक्वेशंस मैंने निकाली क्यों, अब इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस है हमने पहले भी देखी है, कैसे जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल होता है उसमें इन सर्कल बनता है, तो फिर जो हमारे पास a आता है a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस टाइप से होता है कि इज इक्वल टू वाई प्लस जी, b इज इक्वल टू एक्स प्लस जी और c इज इक्वल टू a एक्स प्लस वाई। सो इस टाइप की इक्वेशंस बनती है। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो 2x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, ऐसा आ जाएगा सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर डिवाइड बाय तो सेमी पेरीमीटर। सो हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी कि x प्लस वाई प्लस जी क्या है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि इस चीज़ को हम इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कि y प्लस जी की वैल्यू क्या है, y प्लस जी इज इक्वल टू एस माइनस एक्स। इसको यहाँ पर पुट कर दो कि a इज इक्वल टू एस माइनस एक्स, सो x इज इक्वल टू एस माइनस ए, वाई इज इक्वल टू एस माइनस बी और z इज इक्वल टू एस माइनस सी। सो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे, तीनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, इसको यहीं पर रखा, क्यू स्क्वायर को ऐसे ही भेज दिया, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय माइनस पी स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
यहाँ से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पी को इस साइड भेजा है, ए स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब पी स्क्वायर की मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो ये एक एसिमेट्रिक है, तो इस तरह से मैं बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकता हूँ कि पी स्क्वायर अगर इसके बराबर आ रहा है, सो मेरे पास क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई 2 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो इस तरह से मैंने उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और मेरे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये मैंने वैल्यूज़ क्यों निकाली, इससे एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जो मेरे पास स्केल है, मतलब कि जो एक्स एक्सिस का स्केल है वो पी था, तो फिर मैं पी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्यू की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस और आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तो चीज़ मुझे ये पता चली। नेक्स्ट, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉन्वेज नोटेशन समझाना है। तो कॉन्वेज नोटेशन क्या होता है? कॉन्वेज नोटेशन ये इसलिए किया गया था क्योंकि हमें कॉन्वेज नोटेशन समझना था। कॉन्वेज नोटेशन क्या कहते हैं कि जो इस टाइप का एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम डिनोट करेंगे एस ऑफ ए से, मतलब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी। सिमिलरली एस ऑफ बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और एस ऑफ सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये होती है कॉन्वेज नोटेशन। अब यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू एस ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू एस ऑफ बी, दिस इज इक्वल्स टू एस ऑफ सी। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ऑफ ए, एस ऑफ बी, R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ऑफ सी। ये मेरे पास आ गई स्केल्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि x प्लस वाई प्लस जी 1 होना चाहिए और क्या स्केल्स होते हैं। अब देखते हैं कि पॉइंट डिनोट कैसे होते हैं। कोई सा भी मेरे पास ट्रायंगल में पॉइंट हो, ये मेरे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है P। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन हो गए? मैंने क्या कहा था, रेफरेंस ट्रायंगल के x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मीनिंग है कि जो भी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 नंबर्स की हेल्प से हम उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। सो जो 3 नंबर्स होते हैं वो होते हैं x प्लस वाई प्लस जी, नहीं x कॉमा वाई कॉमा जी, सच दैट तीनों का सम 1 होना चाहिए। सो कोई सा भी मेरे पास पॉइंट हो ट्रायंगल में, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, x कॉमा वाई कॉमा जी, सम जो है 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। एक और चीज़, अगर मेरे पास कोई p ऑफ x y z है, तो फिर ये जो पॉइंट सिग्निफाई करेगा सेम हो जाएगा p ऑफ y z x। मतलब कि अगर दोनों जो p ऑफ x p x कॉमा वाई कॉमा जी है, ये वाला जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है p k x कॉमा वाई के एक्स कॉमा के वाई कॉमा के जी, तो ये जो मेरे पास दोनों पॉइंट्स है, वो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, वो सेम पॉइंट को सिग्निफाई करेंगे, सेम पॉइंट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी इस प्लेन पर कोई से भी पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स पहले इसको हटा देते हैं। इस प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट लाई कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x कॉमा y कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर तीनों का सम जो 1 के बराबर होगा। अब अगर मैं इसे ओरिजिन से जॉइन कर दूं, मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं अगर k स्केलिंग फैक्टर से स्केल कर दूं तो ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा और मेरे पास एक पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए p डैश kx ky kz, ये मेरे पास एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन अब मैं देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इस प्लेन पर करूँ, वापस मेरे प्रोजेक्शन के मेरे पास p पॉइंट मिलेगा, p डैश का प्रोजेक्शन अगर मैं इस प्लेन पर करूँ तो मेरे पास p पॉइंट मिलेगा। इसका मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई सा भी पॉइंट है p डैश x कॉमा y कॉमा z, तो ये जो पॉइंट डिनोट करेगा वो सेम पॉइंट होगा जो p x कॉमा y कॉमा z डिनोट करेगा, तो मतलब दोनों सेम पॉइंट डिनोट करेंगे। सो इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आया? इससे रिजल्ट आया कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है p x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और दूसरा पॉइंट है q x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ये मेरे पास अगर दो पॉइंट्स है तो दोनों पॉइंट्स से दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को तभी डिनोट करेंगे जब इनका रेशियो सेम होगा। दिस इज इक्वल टू सम की x1 डिवाइड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय y2 इज इक्वल टू z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है
तो दोनों जो पॉइंट्स है वो सेम दोनों जो कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को डिनोट करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की, कि हमारे पास प्लेन होता है x, y, z। तो यह इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स है वो डिफाइन होते हैं। अब अगर मैं इस प्लेन को जो मेरे पास ये ट्रायंगल बन रहा है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा P पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट जो है इस प्लेन से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं, मतलब जिस ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। ये मेरे पास P पॉइंट है, मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, z है जहाँ पर x + y + z 1 के बराबर है। तो अब इस मतलब कि x, y, z इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ है, मतलब इनकी वैल्यूज क्या है वो देखते हैं। इसको रिमूव करना होगा। अब क्या है कि जो मेरे पास P पॉइंट है x + y + z, यहाँ पर जो x, y, z है वो असल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसे डिनोट कर दूँ तो ABC, और ये मेरे पास P पॉइंट है। तो जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCA डिवाइड बाय दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB डिवाइड बाय दिस। तो मतलब कि जो मेरे पास इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इस मतलब इस जो मेरे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स असल में x, y, z है। x, y, z की वैल्यू आ जाती है x = एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, x क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, y = एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, और z = एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ होल ट्रायंगल। तो ये मेरे पास हो गया कि x, y मतलब मेरे पास जो पॉइंट है उस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में उनकी क्या वैल्यूज है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इनका सम करें x + y + z करें तो 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल + एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल + एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो टोटल एरिया के बराबर हो जाता है। तो ये था कि इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इस जो मेरे पास ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है। अब कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब तक हमने कौन से कोऑर्डिनेट्स की बात की, हम कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखते थे P x, y, z, और यहाँ पर एक सेपरेट कंडीशन डालते थे कि x + y + z 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक ठीक था। ये हो गए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के क्योंकि यहाँ पर x + y + z 1 के बराबर है। अब अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, जो नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स है उसका मीनिंग क्या है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया कि हाँ ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स है। नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है और जो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है मान लेते हैं Q पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम हो गए। सेम क्यों हो गए, क्योंकि अगर इस पॉइंट का अगर हम उस पर प्रोजेक्शन करें, जो हमारे पास प्लेन था उस पर प्रोजेक्शन करें तो फिर यही सेम पॉइंट आएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर x कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, y कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, z कोऑर्डिनेट्स का रेशियो सेम हो तो ये दोनों सेम पॉइंट को सिग्निफाई करेंगे। ये था। अब जब ये दोनों सेम पॉइंट को सिग्निफाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसे हम कहेंगे अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास पॉइंट था, ये भी मेरे पास पॉइंट था, दोनों सेम पॉइंट को सिग्निफाई कर रहे हैं। ये वाला जो है होमोजीनियस है, ये वाला अनहोमोजीनियस है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सम होगा x + y + z का ये 1 के बराबर नहीं होगा। ये 1 के बराबर नहीं हो रहा इसलिए मेरे पास अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में अलाउ करते हैं, मतलब कि उसे आने देते हैं, उसको यूज़ करते हैं। किस नोटेशन से, अगर मेरे पास x, y, z इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पर x + y + z 1 के बराबर नहीं है, तो हम उसे इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर हमें उसे बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करना है तो उसके लिए हम उसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे बीच में डबल डॉट्स आ जाएंगे तो P x y z इस तरह से लिखेंगे, और जहाँ पर ये इन सब का सम जो 1 के बराबर है। अब इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये जो सिंबल है ना P x y z ये जो है डिनोट करते हैं कि असल में ये मैंने लिखा है इसको इस तरह से, ये शॉर्ट फॉर्म है किस पॉइंट की, x डिवाइड बाय x + y + z, y डिवाइड बाय x + y + z, z डिवाइड बाय x + y + z। मतलब कि जब भी हम इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसका रियल मीनिंग ये होता है, ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। तो हम जो नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में लिख के, उसका रियल मीनिंग फिर ये हो जाएगा। अब ये जो है एक होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस थे उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया होमोजीनियस में। होमोजीनियस कैसे, इनका सम करोगे तो x + y + z डिवाइड बाई x + y + z आ जाएगा, वो 1 ही होता है। सो इस तरह से हम नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1, 1, 1 एक पॉइंट था P, अब ये जो है नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये सेम पॉइंट सिग्निफाई कर रहे हैं, कौन सा 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 3 आ जाएगा, रेशियो हमेशा सेम है इनका। तो ये दोनों सेम पॉइंट को सिग्निफाई कर रहे हैं, लेकिन ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो देख
ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है, दोनों सेम पॉइंट को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करेंगे। अब यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए रहे सिंपल है, 1,1,1 सिंपल है। अब यूज़ कैसे करना है कि मैं इस तरह से ना लिख के उसे इस तरह से लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में, इस तरह से ना लिख के उसे इस तरह से लिखूँगा। और ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म में, ये P 1/3 1/3 1/3 की शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इनका सम करोगे 3 तो 1/3 1/3 1/3। सो ये था होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जहाँ पर सम 1 हो, नॉन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जहाँ पर सम 1 ना हो। हम जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं किसके लिए, इसके लिए। इस तरह से हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को अलाउ कर सकते हैं। अलाउ क्यों करना है, क्योंकि वो देखने में सिंपल हो सकते हैं। तो यही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है वो देखो। अगर अभी हम आगे देखेंगे, जो हमारे पास सर्कम सेंटर होता है उसके बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो होते हैं a² SA b² SB c² SC। ये होते हैं होमोजीनियस बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर के बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये है। अब ये जो है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है और साथ में इनका सम जो है 1 नहीं है। तो फिर अब देखो कि अगर मैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को ही अलाउ करता तो मुझे क्या करना होता है कि मैं इनको इससे डिवाइड कर देता। मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स को इनके सम से डिवाइड करना पड़ता, जो देखने में और कैलकुलेशंस में इजी नहीं है। तो इसलिए हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और मतलब कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इस चीज़ की। सो यही होता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में जनरल फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होता है ux दिस wz। ये होगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दी, इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता था जो मेरे पास रेफरेंस ट्रायंगल है, इसका एज्यूम कर लेते, दिस इज ABC 0,0,1 दिस, और इस तरह से। सो ये मेरे पास रेफरेंस ट्रायंगल था। अब कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C। अगर वो पॉइंट C से पास करे तो क्या होगा, मैं इस पॉइंट C को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट किया, u + 0 + 0 = 0, मतलब u की वैल्यू 0 आ गई। मतलब कि कोई सी भी लाइन अगर C पॉइंट से पास करे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, y = सम कांस्टेंट C Z, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू है, वो क्या हो जाएगी, वो भी देख लेते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स का अगर मैं, वैसे ये पॉइंट A होना चाहिए, ये पॉइंट B और ये C। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C क्या होगा, इन पॉइंट को यहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू 0 आ गई, ux + vy = 0। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं y = सम कांस्टेंट, क्या माने kx। तो इस तरह से हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन देख सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ux + vy + wz, ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। कुछ रिजल्ट्स हमने निकाले कि इस पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, इस पॉइंट से पास करने वाली की ये हो जाएगी। और कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं कि अगर कोई पॉइंट इन दोनों, अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, मतलब कि मुझे AB लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर वो लाइन A से पास करती है तो इतना मुझे पता चल गया कि उसका क्या 0 हो जाएगा। अगर वो A से पास करती है तो उसका u 0 हो जाएगा। अगर वो B से पास करती है तो उसका v 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को 0 कर दिया, दिस = 0 z = 0। मतलब कि मेरे पास
इस लाइन की जो बी है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। सो ये था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ ऑफ सीवास, मेनलॉस एंड रॉड्स थ्योरम। अब इनका प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब तक हमने इनका प्रूफ कैसे किया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेनलॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है, हम उसमें एरियाज देखते हैं, हाइट की हेल्प से मेनलॉस थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं। सीवास थ्योरम का बहुत स्टैंडर्ड प्रूफ है कि हम जो एरिया लेमा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है रॉड थ्योरम। रॉड थ्योरम का भी हम एरिया लेमा से प्रूफ करते हैं। सो इसी तरह से ये तो हमारे था स्टैंडर्ड मेथड्स कि हम एरिया लेमा से इनको प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इनको प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम एक बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन देखने वाले इनको प्रूव करके। सीवास थ्योरम, अगर मैं सीवास थ्योरम को लेता हूँ तो वो क्या क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मेरे पास सीवेंस है, एक सीवेन ये हो गया, एक सीवेन ये हो गया और एक सीवेन ये हो गया। अगर ये सीवेंस कंकरेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मान लेते हैं पॉइंट डी है, ई है और एफ है। अगर ये सीवेंस कंकरेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि बी डी डिवाइड बाई डी सी, बी डी डिवाइड बाई डी सी इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू ए एफ डिवाइड बाई एफ बी इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर मेरे पास ये सीवेंस कंकरेंट है तो सीवास थ्योरम कहती है कि जो मेरे पास इन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन है उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये होती है सीवास थ्योरम की स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे यूजिंग बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें एक रेफरेंस ट्रायंगल चाहिए होगा। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है तो मान लेते हैं हमारा रेफरेंस ट्रायंगल है, ये मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने एज्यूम कर लिया ये हमारे पास रेफरेंस ट्रायंगल है। अब ये जो डी पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है तो इसकी मतलब कि इस पॉइंट की फॉर्म क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि यहीं पे बी सी, जो बी सी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आई थी, x इज इक्वल टू 0। बी सी जो मेरे पास पॉइंट है लाइन है उसकी इक्वेशन मेरे पास अगर x इज इक्वल टू 0 आई है तो उस पर जो भी पॉइंट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो इतना पता चल गया x कोऑर्डिनेट 0 है। बाकी दो का क्या करें, मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो y कोऑर्डिनेट है वो डी है। अगर y कोऑर्डिनेट डी है तो मुझे इतना पता है कि x प्लस वाई प्लस डी 1 के बराबर होना चाहिए, इतना पता है। x 0 है, y डी है प्लस z इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस डी इज इक्वल टू z, तो यहाँ 1 माइनस डी लिख दो। सो ये मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली इसके आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y 0, x को मैं एज्यूम कर लेता हूँ e 1 माइनस c, यहाँ पर c z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x को मैं एज्यूम कर लेता हूँ c और x को एज्यूम कर लेते हैं f और 1 माइनस एफ। सो इस तरह से मेरे पास डी ई एफ इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कैसे आए, इक्वेशन ऑफ लाइन और ये जो मेरे पास एक कंडीशन थी इसकी हेल्प से। ये हो गया कि मैंने इनके सबके कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब मुझे क्या प्रूफ करना था कि बी डी डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब कि इन रेशियोज़ का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब कैसे देखें, ठीक है। सो ये मेरे पास जो है डी ई एफ के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए और ए बी सी के तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पहले से ही थे। अब सीवास थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जो सीवेंस है वो कंकरेंट है तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहले देख लेते हैं अगर सीवेंस कंकरेंट है तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट सीवेंट है ए डी की इक्वेशन लिख लेते हैं ए डी। सो ए डी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो 1 को इस पॉइंट से पास कर रहे हैं और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अगर वो इस पॉइंट से पास कर रहा है ए डी तो क्या होगा, मेरे पास जनरल फॉर्म होती है ये दिस इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर पुट किया सो दिस इज इक्वल टू 0। सो u की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। सो जो मेरे पास इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू के जी, इस फॉर्म की इक्वेशन होगी। अब इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई d, y की वैल्यू दी आ गई, z की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो k की वैल्यू मेरे पास d डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू k। सो y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 1 माइनस d z। ये मेरे पास
ए डी की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, ए डी की इक्वेशन y इज इक्वल टू डी दिस इज इक्वल 1 माइनस जे, ये मेरे पास इक्वेशन आई थी। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, ये वाला C1 नेक्स्ट इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y z इज इक्वल टू ई 1 माइनस ई एक्स आ जाएगा, और जो सी एफ है इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ 1 बाय एफ वाई आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गई इक्वेशंस, और जो मेरे पास 3C में थी, एक निकाल ली, बाकी सारी अपने आप आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या मतलब कंडीशन सीवास थ्योरम क्या कहता था कि ये सारे कंकरेंट होने चाहिए, मतलब मुझे इन सारी इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई जी यहाँ पर आ जाएगा, डी ई एफ डिवाइड बाई 1 माइनस डी 1 माइनस ई 1 माइनस एफ एक्स वाई जी से एक्स वाई जी मरेगा, 1 माइनस डी 1 माइनस ई 1 माइनस एफ इज इक्वल टू डी ई एफ होगा। सर अगर ये कंकरेंट है तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इन सबको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएगा, डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई एफ, सो यहाँ पर ये रिड्यूस होके 1 आ जाएगा। तो मतलब कि इन तीनों रेशियोज़ का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। और अगर मैं ये तीनों रेशियोज़ देखूँगी, ये रेशियोज़ है किसके बराबर, यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, हाँ, तो ये रेशियोज़ है किसके बराबर। अब अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस देखोगे, इनके बीच का डिस्टेंस देखोगे तो आप मतलब कि ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो मेरे पास 1 माइनस ई डिवाइड बाई डी था वो सेम रिलेशन है, 1 माइनस ई डिवाइड बाई ई ये सेम रिलेशन है। सो इस तरह से मेरे पास प्रूव हो गया सीवास थ्योरम यूजिंग बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या किया हमने जो ए बी सी को, जो हमारे पास ट्रायंगल था उसे रेफरेंस ट्रायंगल एज्यूम किया, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गई इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से, और फिर जब मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गई तो मैंने ए डी बी ए और सी एफ इनकी जो मतलब जो लाइन्स थी उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट की। अब कंडीशन, अब सीवास थ्योरम में बोलता था कि ये सारी कंकरेंट होनी चाहिए, मतलब मुझे तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जी मर गया। सो मेरे पास आ गया कि 1 माइनस डी डिवाइड बाई डी 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 माइनस एफ डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। और ये जो रेशियोज़ है वो उस मतलब जो सीवास थ्योरम में जो रेशियोज़ होते हैं उनके बराबर ही है। सो ये हमारे पास था प्रूफ ऑफ सीवास थ्योरम। सिमिलरली हम मेनेलॉस थ्योरम का भी प्रूफ कर सकते हैं, उसमें भी रेशियोज़ इन्वॉल्व होते हैं इसलिए, और रॉल्स थ्योरम का भी प्रूफ कर सकते हैं। सो मैंने एक सीवास थ्योरम प्रूफ कर दिया, मेनेलॉस और रॉल्स थ्योरम का भी प्रूफ हम बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम वेल नोन पॉइंट्स। अब वेल नोन पॉइंट से मेरा क्या मीनिंग है, मतलब वेल नोन पॉइंट से मेरा मीनिंग है जैसे सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक और होता है इन सेंटर, एक सेंटर और सिमेरियन पॉइंट। इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो हो गए वेल नोन पॉइंट्स। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट आते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का बहुत ईजी है, वो क्या होगा, दिस सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वैसे तो ये होते हैं कि sin 2a sin 2b sin 2c, वैसे तो ये होते हैं, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं, इस फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं। इसका जो यूजेबल फॉर्म है वो है a स्क्वायर एस ए बी स्क्वायर एस बी सी स्क्वायर एस सी। ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, जहाँ पर ये एस ए एस बी एस सी जो है कॉन्वेक्स नोटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, tan ए tan बी tan सी। ये हो गया मेरे पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली जैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका भी कोई यूज़ नहीं, इसका जो यूजेबल फॉर्म है वो है एस बी सी एस सी ए एस क्या ए बी।
इसका यूजेबल फॉर्म ये है। अब मैंने आपको अभी तक बताया कि एस ए की क्या वैल्यू होती है, एस बी की क्या वैल्यू होती है और एस सी की क्या वैल्यू होती है। ये मैंने इनकी वैल्यूज़ बताई, लेकिन एस बी सी इस टाइप की कोई चीज़ अब तक मैंने आपको नहीं बताई। तो एस बी सी का क्या मीनिंग है? एस बी सिंपली एस बी इंटू एस सी है, मतलब कि एस बी सी एक शॉर्ट फॉर्म है एस बी इंटू एस सी के लिए। सो बस ये एक शॉर्ट फॉर्म थी एस बी और एस सी के लिए। सो अगर मुझे इसको एक्सपैंड करके लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? एस बी एस सी एस सी एस ए एस ए एस बी, इस टाइप से लिखूँगा। सो मेरे पास ना ऑर्थो सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ये ऐसी फॉर्मूला है tan वाला, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं, यूज़ है इन दोनों का। वैसे अगर आपको इसको और अच्छी फॉर्म में लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/SA 1/SB 1/SC। ठीक है। सो मैंने आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, इसके बता दिए और इसके बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। इन सेंटर, अब इन सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? वो होते हैं ए बी सी। अब ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर, ये सारे अनहोमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स है, बाकी आपको इन्हें करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी है तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, बी डिवाइड बाई बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सो इस तरह से करना पड़ेगा, बाकी अनहोमोजेनियस है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स सेंटर ए, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होगी? -A B C। मतलब कि अगर मैं एक्स सेंटर ए की बात करूँ माइनस जो है ए के साथ आएगा, बी की बात करूँ तो माइनस बी के साथ आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। सी की बात करूँ माइनस सी के साथ आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये मेरे पास इन सेंटर बी और ये मेरे पास इन सेंटर सी, इन सेंटर और एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट चलते हैं सिमेरियन पॉइंट। सिमेरियन पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? वो होते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये मैंने आपको सिमेरियन पॉइंट, अच्छा सिमेरियन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड का आइसोगोनल कॉन्जुगेट, आइसोगोनल कॉन्जुगेट ऑफ सेंट्रॉइड इज सिमेरियन पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए, इनके प्रूफ क्या है वो देखते हैं। अगर आप सेंट्रॉइड की बात करोगे तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इन पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कि जो मेरे पास एक ट्रायंगल है, जैसे अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, अगर ये मेरे पास पॉइंट P है तो फिर जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाई एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, वाई कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ ट्रायंगल PCA डिवाइड बाई एरिया ऑफ होल ट्रायंगल। तो इस तरह से कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए किसी भी पॉइंट के। मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जो तीनों साइड्स है उनके साथ एरिया से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, इसी डेफिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने में। फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड का हमें क्या पता है कि अगर मेरे पास ये सेंट्रॉइड है तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो अगर उसमें अनहोमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखो तो मेरे पास 1,1,1 ही आएगा। सर इस तरह से मेरे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। कैसे किया? हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करना है। सिमिलरली मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे और इन सब की भी आ जाएगी। यूज़ क्या करना है कि किसी भी पॉइंट का जो एरिया है विद द साइड्स उसका हमें यूज़ करना है। इसका आप यूज़ करोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आता है, इसका प्रूफ। ये तो हमने देख लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम वेल नोन पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं, आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का क्या मीनिंग है? यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो बाइसेंट्रिक पार्ट था, लेकिन हम बाइसेंट्रिक को वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है P x1, y1, z1, Q x2, y2, z2, ये मेरे पास दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? P Q दिस इज इक्वल्स टू x2, x1, y2 minus y1, z2 minus z1।
इस तरह से मैं क्या करूँगा, इनके जो कोऑर्डिनेट्स उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करेंगे, उसको सिग्निफाई करेंगे। अब ये जो था ये उसी तरह से है। फॉर एग्जांपल मुझे वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्यू पोजीशन वेक्टर माइनस पी पोजीशन वेक्टर। जिस तरह से हम वेक्टर में क्यू पोजीशन वेक्टर माइनस पी पोजीशन वेक्टर इस टाइप से करते हैं, सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर पी क्यू, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हो जाएंगे x2 माइनस x1, मतलब कि मैं q में से p माइनस करूँ, जैसे हम वेक्टर्स में करते थे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, हमें क्या करना है, बस इनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम 1 के बराबर होता है, नहीं उनका सम 0 के बराबर होता है। तो सम ऑफ ये जो मेरे पास एलिमेंट्स है, अगर मैं इन सबका सम करूँ तो वो 0 के बराबर होगा। और वो ऐसा क्यों, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि x1 प्लस y1 प्लस z1 ये 1 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली x2 प्लस y2 प्लस z2 ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो फिर अगर मैं इनका सम करूँगा तो x2 प्लस y2 प्लस z2 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 ये आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0 होता है। सो इन सब के ये जो मेरे पास है नंबर्स है, इनका सम जो है 0 होगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x1, y1, z1 इस तरह से लिखता हूँ, तो इसे मैं एक वेक्टर की तरह भी उसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मतलब कि P वेक्टर इज इक्वल्स टू x a कैप प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर, इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस का मीनिंग है कि अगर मेरे पास दो लाइंस है परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो हम देखेंगे इस वाले पार्ट में। अगर एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास दो लाइंस है, ये मेरे पास ए बी हो गया, ये सी बी, दोनों लाइंस हैं, और जो दोनों लाइंस है वो परपेंडिकुलर है, और इनके मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, मतलब कि ए बी वेक्टर मुझे गिवन है। एज्यूम कर लेते दिस इज x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, और सी डी जो वेक्टर है वो है x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर। अगर मुझे दोनों जो लाइंस हैं उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक कंडीशन लगा सकते हैं कि दोनों जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर तभी होगी जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर y1 z2 प्लस दिस y1 प्लस बी स्क्वायर x1 z2 प्लस x2 z1 प्लस सी स्क्वायर x1 y2 प्लस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो दोनों जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये ट्रिक है कि अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइंस करनी तो मुझे पहले उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तभी होगी जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर आप सिमेट्री भी देख सकते हो कि y1 z2 प्लस y1 z2 प्लस y2 z1 x1 z2 प्लस x2 y1 x2 z1। सो इस तरह से ये हमारे पास कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर मेरे पास दो पोजीशंस है, मतलब दो पॉइंट्स है, एक है ए वेक्टर, ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2। अगर ये मेरे पास दो पोजीशंस दी हुई, दो पॉइंट्स गिवन है, मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए
मतलब कि x2 माइनस x1 ए वेक्टर, y2 माइनस y1 बी वेक्टर, z2 माइनस z1 सी वेक्टर। सो ये मैंने क्या किया कि डिस्टेंस मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x2 माइनस x1 है इसे एज्यूम कर लेते कि मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास z है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास आ गया x ए वेक्टर, y बी वेक्टर और z सी वेक्टर। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई जेड माइनस बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसके जो नंबर्स है वो एक्स वाई जेड हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं ए बी सी के, ए बी सी साइड्स ऑफ द रेफरेंस ट्रायंगल है। सो बस यही था डिस्टेंस फार्मूला में। क्या करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लो, उनके एक्स वाई जी मिल जाएगी, उसको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना है। सो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब देखते हैं कि इनका प्रूफ कैसे करें। प्रूफ के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखते हैं। प्रूफ के लिए क्या करना है कि जैसे हम अभी हमने परपेंडिकुलर लाइंस किया, डिस्टेंस फार्मूला किए, तो जो इस टाइप के जो भी रिजल्ट्स हो गए उनके प्रूफ के लिए हमारे पास एक मेथड है। वो हम क्या करते हैं कि जो बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर्स इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों की हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि जो सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन पे लाया करता है। सर्कम सेंटर बड़ा वाला हो, ओरिजिन छोटा वाला। तो जो सर्कम सेंटर अगर ओरिजिन पे लाया करता है तो हम क्या रिजल्ट्स, तो अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि सर्कम सेंटर ओरिजिन पे लाया करते हैं तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स निकल के आते हैं। वो है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी स्क्वायर। सो इस तरह से मेरे पास 2 रिजल्ट्स निकल के आते हैं और इनकी साइक्लिक परमुटेशन, मतलब कि इसके परमुटेशन देखेंगे तो 3 बनेंगे, इसके देखेंगे 3 बनेंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये 2 रिजल्ट्स निकल के आते हैं जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं। हम जब एज्यूम करते हैं कि सर्कम सेंटर ओरिजिन पे लाया करते हैं, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो आर है वो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस आर सर्कम रेडियस है। अब हम इन रिजल्ट्स को यूज़ कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करने में। वो देख, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई जी माइनस बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स वाई। ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला था। अब क्या करना है कि डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड, मतलब कि इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके मॉड का स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ तो मुझे एक रिजल्ट पता है कि जो मेरे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है वो मॉड ए का स्क्वायर होता है। सो मैं इस चीज़ को इसमें ब्रेक कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी को मैंने एज्यूम किया था दैट इज एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर। यही सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर और जेड सी वेक्टर। अब मुझे बस इनको डॉट प्रोडक्ट करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो अगर मुझे इनका प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला था डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब जब ए बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है तो मुझे एक रिलेशन पता है कि मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो मैंने ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इसे लिख लिया। ए बी वेक्टर को मैंने एज्यूम किया था कि ये वाला वेक्टर है डॉट दिस वेक्टर। अब जब मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके साइक्लिक बन जाएगा प्लस साइक्लिक ऑफ एक्स वाई
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस टाइप से मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी इसके बाद हम इसमें रिलेशंस लगाएंगे कि इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी स्क्वायर होती है, तो उससे मेरे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसकी वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हम जो परपेंडिकुलर लाइंस के फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन बायसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के हमें वैसे यूज़ तो नहीं है, यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है यहाँ पर इतना अच्छा तो नहीं है। कैसे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल्स माइनस एस वाई जी माइनस बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स वाई प्लस यू एक्स वाई जी दिस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास इस टाइप से होती है, लेकिन ये कुछ अच्छी फॉर्म नहीं है जितनी अच्छी फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होती है या फिर किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते ज़्यादा। इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सर्कल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो जिस ट्रायंगल का सर्कल है हम उसी रेफरेंस ट्रायंगल ले लेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ कर लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे सिंपलर है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस बी स्क्वायर जेड एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई, इसकी वैल्यू 0। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमने ऐसे लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इसके बराबर होता है, लेकिन जो असली यूज़ है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास क्वेश्चन है उसमें सर्कल इन्वॉल्व हो रहा हो तो जिस ट्रायंगल का सर्कल है हम उसी ट्रायंगल को रेफरेंस ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे। सो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एरियाज कोलिनियरिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेललोग्राम एंड कंकरेंस लेमा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। एरियाज को देखें तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ट्रायंगल था या फिर ऐसे देखो कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर मेरे पास एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। जो नॉर्मल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ जो भी मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें पुट कर दो यहाँ पर, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, जो इसका फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था तो इसका जो फॉर्मूला है इससे ही कुछ सिमिलर फॉर्मूला बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। वो क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कोई सा भी ट्रायंगल है उस प्लेन पे, सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, रेफरेंस ट्रायंगल, मतलब जो हमने रेफरेंस ट्रायंगल लिया है उसका एरिया पहले हमें फाइंड आउट करना है इनटू ये डिटर्मिनेंट। अब ये क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। जो x1 y1 z1 है वो p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 z2, q के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 z3 z के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पर पुट कर दो, जो डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ पर लिख दो इनटू एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल ABC। अब अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे एक रिलेशन पता है कि जो भी मेरे पास x1 y1 z1 है ये 1 के बराबर होगा। सिमिलरली x2 y2 z2 उनका भी सम 1 के बराबर होगा, x3 y2 z3 उनका भी सम 1 के बराबर होगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों रोज को एक जगह रखा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, लेकिन जो थर्ड रो है
उसके साथ कुछ कर दिया। क्या करना है कि थर्ड रो के जगह हम लिखेंगे कि तीनों रोज़ का सम, मतलब कि R3 जो है दिस, वैसे रो नहीं कॉलम है ये, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। इस टाइप के हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो तीनों का सम क्या होता है 1, इन तीनों का सम 1, इन तीनों का सम 1, सो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। सो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो और सिंपलर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल इनटू जो इनके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पुट कर दिए, ये वाला डिटर्मिनेंट, या फिर इसे और सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियरिटी की। कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है? कोई से भी हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो, मान लेते ए बी सी, मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है, अगर ये 3 पॉइंट्स सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं, तो वो हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। हम कह सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन पर लाई करते हैं। अब क्या कंडीशन है कि इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि कोलिनियर हो जाए? वो है कि एज्यूम कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, इसके x2, y2, z2 और इसके x3, y3, z3। एज्यूम कर लिया कि इनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी? अब कॉमन सेंस लगाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते थे कोलिनियरिटी के लिए? हम क्या करते थे कि एरिया 0 कर दो, उससे जो फॉर्मूला आए वो हमारे पास कोलिनियरिटी का फॉर्मूला। सेम चीज़ हम वेक्टर्स में करते हैं, सब में करते हैं, वेक्टर्स में नहीं करते, ठीक है। सो कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमें 0 करना होता है, उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है। सेम हम यहाँ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देना है। अब 0 कर देना है। अब अगर ये 0 है तो एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल 0 होगा या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। रेफरेंस ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं हो सकता है, सो डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो जो हमारे पास कंडीशन आई कोलिनियरिटी की, वो हो जाएगी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई 1 नहीं 0। सो हमारे पास आ गई कोलिनियरिटी की कंडीशन। क्या किया हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ कंकरेंस। कंकरेंस का जो फॉर्मूला है वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिमिलर है। अब क्या करना है वो देखो, इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। कंकरेंसी का जो फॉर्मूला है, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिमिलर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अगर मेरे पास a1x प्लस ऐसे लिखो ai(x) प्लस bi(y) प्लस ci इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 2 3। इस टाइप से मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस गिवन है तो ये कंकरेंट तभी होगी जब मैं इसके जो कोफिशिएंट्स है उन्हें यहाँ पर लिख दूँ, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिख दो, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो ये तीनों लाइंस जो कंकरेंट होगी, ये होते हैं कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कंडीशन। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा कि एज्यूम कर लेते हैं कि u i x v i y w i z इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास लाइन है जहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब इस तरह से मेरे पास 3 लाइन्स गिवन है, u1x प्लस v1y प्लस w1z और u2x प्लस v2y प्लस w2z। इस टाइप से मेरे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। अब तीनों जो लाइंस है वो कंकरेंट तभी होगी जब ये जो डिटर्मिनेंट है, जैसे हमने यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स को पुट किया था, सिमिलरली यहाँ पर कोफिशिएंट्स को पुट करेंगे u1 v1 दिस, u2 v2 दिस, u3 v3 दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो गया। ये तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। सो इसकी भी कंडीशन कार्टेशियन सिस्टम के सिमिलर ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लेमा। पैरेललोग्राम लेमा क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं इसके ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
सो पैरेललोग्राम लेमा कहती है कि जो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है पैरेललोग्राम लेमा कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब ये जो चीज़ है पैरेललोग्राम है, ये जो कंडीशन है पैरेललोग्राम लेमा, ये बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में भी है, वेक्टर्स में भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप इस चीज़ को पढ़ोगे कि अपोजिट वेक्टर जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनके जो वेक्टर्स है पोजीशन वेक्टर्स है उनका सम इज इक्वल्स टू जो दूसरे क्या कहते हैं दूसरे जो अपोजिट वेक्टर्स है मतलब कि इनका सम इज इक्वल्स टू इनका सम, ये होता है पैरेललोग्राम लेमा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो ये चारों पॉइंट से पैरेललोग्राम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एक और लेमा है, हमने एरियाज की बात कर ली, कोलिनैरिटी की बात कर ली, इक्वेशन ऑफ लाइन अभी देखते हैं, पैरेललोग्राम लेमा हो गया, कंकरेंस लेमा हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन और टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है यू एक्स वी वाई डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन जनरल फॉर्म है, इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें जनरल फॉर्म ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इस टाइप से क्या कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस टाइप से अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन नहीं है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन हो उसका स्लोप गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म्स नहीं गिवन है तब तक हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन सिस्टम में फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना होगा। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, मान लेते हैं फर्स्ट ए दूसरा बी है, दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है, तो कैसे बताएंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। अगर मेरे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो अब देखते हैं। अब ये देखो कि जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें एक इस टाइप की भी इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से भी हम लिखते हैं कि एक्स वाई जी x1 x2 y1, नहीं जी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 y2 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं कि पहले हमने एक्स वाई जी लिख दिए जो वेरिएबल्स है, बाकी उनके जो हमारे पास पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। इस टाइप से भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इस टाइप से लिखने का मोटिव क्या होता है कि हमें पता है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन है उस पर 2 पॉइंट्स गिवन है, मान लेते हैं ए बी, तो फिर जो इस पर तीसरा पॉइंट लाई करेगा, मान लेते हैं एक्स एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट जो इस लाइन पे मूव करे, ये तीनों पॉइंट्स जो है ए बी और एक्स ये कोलिनियर हो गए, तो फिर हम कोलिनियर की कंडीशन लगा सकते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एरिया का फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स के साथ एक वेरिएबल पॉइंट जोड़कर एरिया इज इक्वल्स टू 0 किया था, सेम हम यहाँ पर करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है सो एक वेरिएबल पॉइंट साथ में जोड़ देते हैं एक्स वाई जी मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को इन दोनों के साथ कोलिनियर होना चाहिए, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये जो एरिया का फॉर्मूला है इसे 0 के बराबर होना होगा। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अगर हम देखें तो मोस्ट यूजफुल वो वाला होता है जब हमारे पास रेफरेंस ट्रायंगल के सरकम सर्कल पे टैंजेंट, मतलब अगर मेरे पास ये रेफरेंस ट्रायंगल है उसका सरकम सर्कल है एक, अगर मैं इस पे टैंजेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये टैंजेंट बनाता हूँ
ए पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हो, बी पॉइंट पे बनाते हो, सी पॉइंट पे बनाते हो। सो इस टाइप की इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब बस उन्हें देखना है। तो अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम कैसे देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू सर्कम सर्कल, इस टाइप से हम सर्कम सर्कल को डिनोट कर लेते हैं। एट ए, जब मैं ए पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो वो हो जाएगी बी स्क्वायर जेड प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट बी वो हो जाएगी ए स्क्वायर जेड प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट सी वो हो जाएगी ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स जब हमारे पास रेफरेंस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल गिवन हो और जो टैंजेंट है वो हम ए पे बना रहे, बी पे बना रहे, सी पे बना रहे, तो उनकी ये वाली इक्वेशन चाहिए और यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है। अब इनका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन थी उस कंडीशन की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मुझे पता है टैंजेंट क्या होती है, वो नॉर्मल से परपेंडिकुलर होती है। अब नॉर्मल से परपेंडिकुलर तो मुझे ए पॉइंट की पता है, मेरे पास जो सेंट्रॉइड है ये क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। सर्कम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, पॉइंट ए के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, इक्वेशन क्या फाइंड आउट करनी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों को माइनस की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स ए कैप वाई, एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर और जेड सी वेक्टर है। तो मैंने इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एज्यूम कर लिया कुछ और इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, नॉर्मल के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया। तो मैं परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाकर जो है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो ये था इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कैसे देखते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्वेज नोटेशन। कॉन्वेज नोटेशन, जैसे मैंने अब तक आपको कॉन्वेज नोटेशन के बारे में क्या बताया, वो है कि एस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इसके साइक्लिक परम्यूटेशंस क्या हो जाएगी, मतलब एस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस तरह से एक और चीज़ बताइए कि एस बी सी ये जो शॉर्ट फॉर्म है एस बी इंटू एस सी के लिए, सिमिलरली एस सी इज इक्वल्स एस सी इंटू एस सी के लिए शॉर्ट फॉर्म है। अब तक आपको इतना ही पता है, लेकिन कॉन्वेज नोटेशन की असली डेफिनेशन क्या है वो अब तक आपको नहीं पता। अब कॉन्वेज नोटेशन क्या कहता है कि एस ऑफ दिस इज इक्वल्स एस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एस कॉट फाई, ये होता है कॉन्वेज नोटेशन। एस ऑफ फाई इज इक्वल टू एस कॉट फाई। अब यहाँ पर एस क्या है, एस है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल एस है इंटू कॉट ऑफ फाई। तो अगर ये मैंने आपको क्या बताया, एस ऑफ फाई क्या होता है, एस इंटू कॉट ऑफ फाई, ये होता है जनरल फार्मूला, मतलब कि कॉन्वेज नोटेशन की क्या डेफिनेशन है। अब इस फार्मूला से एक बार निकाल के देखते हैं कि एस ऑफ ए की क्या वैल्यू आती है। एस ऑफ ए क्या आएगा, एस ऑफ ए मतलब कि एस कॉट ए कह सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एस इंटू कॉट ए क्या होता है, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। एस क्या आता है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेफरेंस ट्रायंगल, सो ट्वाइस इंटू इसका हमें फॉर्मूला पता है कि बी सी साइन ए होता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो बी सी कॉस ए। और अगर मैं कॉस ए का कोसाइन रूल से इसको एक्सपैंड कर दो सो बी सी से बी सी भी कैंसिल हो जाएगा और हमें एस ए की ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं एस बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, एस सी की भी कर सकता हूँ। सो ये था ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेज नोटेशन क्या होता है कि एस ऑफ फाई इज इक्वल टू एस कॉट फाई। अब कुछ रिजल्ट्स भी है, वो है कि अगर मेरे पास एस ऑफ बी है और एस ऑफ सी, अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, दोनों का सम कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली एस ऑफ बी कर देता हूँ प्लस एस ऑफ ए कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ बी
सम मेरे पास आ जाएगा, ये गलत हो गया, एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो अगर मैं किन्हीं भी दो का सम करता हूँ तो उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचा है उसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। सो ये था एक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, वो है कि एस ऑफ बी सी प्लस एस ऑफ सी ए प्लस एस ऑफ बी सी एस ऑफ ए बी, इन सब का सम इज इक्वल टू एस स्क्वायर। सो ये मेरे पास दो आइडेंटिटीज थे। कॉन्वेक्स नोटेशन क्या होता है, ये हो गया। इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बी सी एस ऑफ बी सी इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस बी इंटू एस सी। और ये कॉन्वेक्स नोटेशन की ओरिजिनल डेफिनेशन और ये कुछ आइडेंटिटीज। सो बस ये था कॉन्वेक्स नोटेशन। तो ये मेरे पास आइडेंटिटीज़ हो गई, कॉन्वेक्स नोटेशन की ओरिजिनल भी डेफिनेशंस भी हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जो उसे देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है कि अगर ये मेरे पास रेफरेंस ट्रायंगल है और मेरे पास एक पॉइंट गिवन है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। अगर ये मेरे पास एक पॉइंट गिवन है तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं कुछ कंडीशंस लिखूँगा कि किन कंडीशन में पॉइंट जो है इस रेफरेंस ट्रायंगल के अंदर लाया करेगा, किन कंडीशन में रेफरेंस ट्रायंगल के बाहर लाया करेगा। अब अगर वो रेफरेंस ट्रायंगल के अंदर लाया करेगा तो फिर इसके जो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे पॉजिटिव है तो वो अंदर लाया करेगा, अगर एक भी नेगेटिव है तो फिर वो बाहर लाया करेगा, अगर एक भी नेगेटिव है तो बाहर लाया करेगा। सो ये था कि अगर ये तीनों जो है नंबर्स वो प्लस में है तो वो अंदर लाया करेगा, अगर एक भी नेगेटिव में है तो वो बाहर लाया करेगा। किससे? इस रेफरेंस ट्रायंगल से बाहर लाया करेगा। अब आप देखोगे कि ये नेगेटिव हो कैसे सकता है, क्योंकि ये जो एक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू पी बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों एरियाज़ है, एरियाज़ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये एरियाज़ दे ये साइंड एरियाज़ है। साइंड एरियाज़ का मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड एरियाज़ भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास डायरेक्टेड एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, उसी तरह से ये साइंड एरियाज़ है। उसका मीनिंग है कि अगर मेरे पास ए बी सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। तो ये होता है साइंड एरियाज़ का मीनिंग। अगर एक्स साइंड एरियाज़ का मीनिंग ये हो गया, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो अंदर लाया करेगा, कोई भी एक नेगेटिव है तो बाहर लाया करेगा। सो ये था बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की पूरी थ्योरी कि बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन और स्पेसिफिक हमने रिजल्ट्स भी देख लिए। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ सीवास थ्योरम, मेलिनस और रॉड्स थ्योरम का भी इसी तरह से हो जाएगा। बाइसेंट्रिक सीवियन भी हमने देखा। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम वेल नोन पॉइंट, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर सबका। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, परपेंडिकुलर लाइंस, डिस्टेंस फार्मूला और ये। सो इस तरह से हमने बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की पूरी थ्योरी देख ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स से किस तरह से हम आईएमओ लेवल प्रॉब्लम्स, मतलब आईएमओ प्रॉब्लम्स ही हम करेंगे। आईएमओ प्रॉब्लम करना है, यूएसएएमओ प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके मतलब कि जो हायर लेवल कॉन्टेस्ट है उनकी प्रॉब्लम्स हम किस तरह से बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से फिनिश कर सकते हैं ईजिली। सो ये था हमारे पास बाइसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस। बाय।